दोस्तों आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अपना सबसे पहला प्रश्न है, एक साथ अधिक पशुओं का चयन किस विधि के द्वारा किया जाता है? सबसे पहला अपना वंशावली विधि, दूसरा है संतति चयन विधि, तीसरा है गुणांकन चयन विधि और चौथा है व्यक्तिगत चयन विधि। देखो सबसे पहला ध्यान देना है, एक एक प्रश्न का आपको उत्तर पता होना चाहिए। चार उत्तर दिए तो दिए क्यों? चार उत्तर दिए तो उससे मिलान वाले, आप देखो कोई सा भी एग्जामिनर हो, आपने देखा होगा हर समय हर एग्जाम में आपको दो उत्तर तो ऐसे लगते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए चारों उत्तर को याद करने की कोशिश करो, आपका सारे प्रश्न अपने आप सही हो जाएंगे। एक साथ अधिक पशुओं का चयन किस विधि के द्वारा किया जाता है? वंशावली विधि कौन सी थी? जिसका कम उम्र में चयन कर रहे थे, और पूर्वजों को देकर पशुओं का चयन। अब मान लो 100 डेयरी फार्म पर 100 पशु है, आप 100 के बारे में पूर्वजों को जानते हो क्या? नहीं जानते, यानी कि आप इसका नहीं कर सकते। सिर्फ कम उम्र में अगर आप पशुओं का चयन करना हो तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगला आ जाइए संतति, आगे आने वाली पीढ़ियों का चयन तो एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगला आ जाए गुणांकन, गुणांकन वाला भी नहीं कर सकते। अगला आ जाइए व्यक्तिगत चयन विधि, ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी डेयरी फार्म पर व्यक्तिगत चयन क्या होता है? पशु की बाह्य शारीरिक दिखावट को देकर, शारीरिक क्या है मतलब जैसे आपने देखा कि यार शरीर अच्छा है, जलेबी आकार के सींगे, गहरा काला है तो मुर्रा भैंस है, तो एक डेयरी फार्म पर गए आप, एक साथ 100 पशु का चयन करो, कोई दिक्कत थोड़ी। यानी कि बाह्य आकार को देखकर पशु का चयन करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत चयन कहलाता है। और व्यक्तिगत चयन इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, एक साथ एक से अधिक पशुओं का चयन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? व्यक्तिगत चयन। अगला देखिए, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, बिना किसी बुरे काम के, यानी बिना किसी बुरे प्रभाव के ऊंट अपने शरीर का कितना प्रतिशत वजन कम कर सकता है? यानी कि बिना किसी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और अपने शरीर का कितना वजन वो कम कर सकता है? तो वो 30% वजन कम कर सकता है। कितना प्रतिशत? 30% वजन कम कर सकता है। उसके बाद अगला देखिए, अजमेर जिले में भैंस पालने हेतु किस नस्ल की सिफारिश की गई? अजमेर जिले के अंदर भैंस पालने के लिए किस नस्ल की सिफारिश की गई? तो अजमेर जिले में सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि राजस्थान के अजमेर जिले में रामसर जो अजमेर था, रामसर नामक स्थान में मुर्रा भैंस तो पाली जा रही थी, अब सूरती की वो कर रहे थे सिफारिश, ताकि अगर सूरती आ जाएगी तो मेसाना ऑलरेडी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, क्योंकि मुर्रा और सूरती के संकरण से मेसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई थी, तो इसमें सूरती भैंस आ जाएगी। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष में किया गया? तो देखो याद रखना, अब आपको ईमानदारी से इन सब चीजों को, आप एक एक चीज को याद रखो। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करा है तो आपका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष में किया गया? तो याद रखो, भारत में सर्वप्रथम 1939 में किया गया, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। जबकि विश्व में एक इटालियन वैज्ञानिक के द्वारा स्पालाना जेनी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कुतिया में किया गया था 1780 में। ये देखो 1780 में स्पालाना जेनी नामक वैज्ञानिक, इटालियन वैज्ञानिक था, इसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया था, कुतिया के अंदर करके देखा था। जबकि भारत में सबसे पहले 1939 में हुआ। उसके बाद 1942 वाला समय आया तो पी भट्टाचार्य नामक वैज्ञानिक के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का सफल प्रयोग हुआ। उन्होंने सफल प्रयोग किया कि वाकई कृत्रिम गर्भाधान गाय भैंस के, उन्होंने भैंस के अंदर सफल प्रयोग किया था। और 1943 में इलाहाबाद डेयरी फार्म पर बच्चा पैदा हुआ था, एक भैंस के बच्चा पैदा हुआ था 1943 में। चारों डेटों का मतलब समझ लेना। 1780 आया, विश्व में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया स्पालाना जेनी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1780 में। भारत में सबसे पहले 1939 में किया गया। कृत्रिम गर्भाधान का सबसे सफल प्रयोग भारत में 1942 में किया गया। जबकि भारत में कृत्रिम गर्भाधान के सफल प्रयोग से प्रथम बार बच्चा पैदा कब हुआ? तो भैंस के बच्चा पैदा हुआ था इलाहाबाद डेयरी फार्म पर। तो 1900, इसके अंदर आंसर 1939 चला जाएगा। मध्य चक्र की सबसे कम समय वाली अवस्था कौन सी होगी? तो देखो 4 अवस्थाएं आई थी। प्रोस्टस, मध्य चक्र की दो थी मुख्यतः, फोलिकुलर और ल्यूटियल। फोलिकुलर में प्रोस्टस, स्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस आई। प्रोस्टस वाले में अपन ने पढ़ा तो प्रोस्टस सब में लगभग 3 दिन का था या नहीं था? 3 दिन का समय था अपने पास।
फिर उसके बाद 3 से लगभग 5 दिन का था। प्रोस्ट्रस में 3 से 5 दिन था। फिर प्रोस्ट्रस के बाद स्ट्रस आया, तो स्ट्रस में लगभग 12 से 24 घंटे का, 36 घंटे का ये समय था। फिर उसके बाद आ जाए मेटिस्ट्रस और एक डाइस्ट्रस। तो वो आपसे पूछ रहा है मध्यकाल चक्र की सबसे कम समय वाली अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी थी, मध्यकाल थी, क्योंकि मध्य में आया जानवर और निकल गया, वहां ज्यादा समय रुक नहीं रहा था। नॉर्मल अपन बात करें गाय भैंस की, तो गाय भैंस कितने घंटे रुके, 36 घंटे रुके। भेड़ कितने, गाय थी 12 से 24 घंटे, भैंस 36 घंटे रुकी, भेड़ 1 से 2 दिन रुके और उसके बाद आगे वाले पे चले गए। तो याद रखना इसके अंदर मध्यकाल है वो सबसे कम समय वाली अवस्था है, और डाइस्ट्रस है यानी कि जो लास्ट की द्यू मध्यकाल जिसको कहा गया था वो सबसे लंबी थी, जो लगभग 9 से 13 दिन का समय वहां पे लग रहा था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहा जाते हैं। विभिन्न नस्लों को मिलाना है, यानी देखो 2 चीजें याद रखना। वो आपसे कह रहा है विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं। अगर वो आपसे कहता विभिन्न जातियों को मिलाने को क्या कहते हैं, यहां नस्लों को मिला रहा है, वहां जातियों को ही मिला देता। जैसे गधा और घोड़ी को मिला दिया, गधा अलग जाति का, घोड़ी अलग जाति का, और खच्चर पैदा कर दिया, तो वो तो कहलाता है प्रसंकरण। क्या कहलाता है, प्रसंकरण। यहां कह रहा है पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण। यानी देखो मुर्रा अलग नस्ल है और सूरती अलग है, पैदा कौन सी हुई, मैसाना। यानी विभिन्न नस्लों को मिलाने की जो होती है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, और विभिन्न जाति और प्रजाति को मिलाने को बोलते हैं अपन क्या, प्रसंकरण बोलते हैं। जो गधा और घोड़ी को मिलाया तो खच्चर पैदा हुआ, और क्रॉस ब्रीडिंग में मुर्रा और सूरती को मिलाया तो मैसाना पैदा हुआ। इसका देखो इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। इसका उदाहरण अपन नॉर्मल बात करते हैं तो अविवस्त्र भी हो सकता है, अविकालीन भी हो सकता है, वो सारे इसी के उदाहरण है क्रॉस ब्रीडिंग के। अगला आ जाइए, प्रतिकूल मौसम में हे बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। सबसे पहले हे होता क्या है, हे वो होता है देखो कि किसी भी फसल को हरी अवस्था में काटकर सुखा दिया जाता है, जिसमें नमी लगभग 15 से 18% रखी जाती है, और सुखाने के पश्चात वो लगभग 1.5 माह में सूख कर तैयार हो जाता है। वो जो चारा होता है हे कहलाता है। हे और साइलेज ये चारे के परिरक्षण करने के मेथड है। आपसे पूछा जाएगा चारे को परिरक्षण करना है, घासों को परिरक्षण करना है, अनाज दाल, तो आपका आंसर आ जाएगा ये चारे को परिरक्षण करने की विधि है। और प्रतिकूल मौसम में है बनाने की सबसे उत्तम विधि है ट्राइपोड या पिरामिड विधि। गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए, तो गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा चाहिए 13%। अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी को आहार में कितनी प्रोटीन चाहिए, 10 से 20%। गाय को 13% हो गया, सुअर को कितनी चाहिए, 16%। और अगला आपसे पूछा जाए कि ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ को आहार में कितनी प्रोटीन चाहिए, तो 10%। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है। लाइसोल नामक, लाइसोल जो रसायन होता है उसका कितना प्रतिशत गोल पशुशाला में सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। देखो सफाई के अंदर ये एक जीवाणुनाशक का काम करता है। किसका काम करता है, जीवाणुनाशक का काम करता है। तो इसकी जो मात्रा काम में लेते हैं 1 से 2% गोल इसका काम में लेते हैं। सिपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है। अब देखो यहां पे सिपिंग फीवर आया है तो ये तो उपनाम हो जाएगा एचएस का। किसका हो जाएगा, एचएस का। अगर यहां पे स्प्लिनिक फीवर आता यानी तिल्ली बुखार आता, तो तिल्ली बुखार आता तो फिर उसके अंदर अपन को एंथ्रेक्स पे जाना पड़ता। कहां जाना पड़ता, एंथ्रेक्स पे जाना पड़ता। ठीक है ना। तो याद रखना सिपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है, तो सिपिंग फीवर तो एचएस का है। और अगर आपसे पूछा जाए तिल्ली बुखार, तो तिल्ली बुखार जो पूछा जाएगा तो वो किसका था, स्प्लिनिक फीवर वाला किसका था, एंथ्रेक्स का था। उसके बाद अगला देखो, ऊंट की सबसे शक्तिशाली नस्ल, ऊंट की सबसे ताकतवर नस्ल आपको बतानी है। तो ऊंट की जो सबसे ताकतवर नस्ल है वो किसको माना जाता है, जैसलमेरी को माना जाता है। अगला देखिए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वहां गाय की थार पारकर नस्ल पाई जाती है। तो ये थार पारकर हो जाएगा। थार पारकर वही है जिसको थारी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी के नाम से जाना गया था। और इस नस्ल में रंग परिवर्तन, जब ये गर्भावस्था में थी तो हल्का रंग था, बाद में इसका गहरा हो गया था। सर्वाधिक ताप सहनशील थी, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। अगला देखिए, कौन सी बकरी की नस्ल भेड़ की तरह दिखती है, तो अंगोरा बकरी, जिसका उत्पत्ति स्थान तुर्की, जिसको बालों के लिए पाला गया था, तो वो भेड़ की तरह दिखती है, तो अंगोरा बकरी आ जाएगी। और अंगोरा बकरी के बालों को मोहेर कहा गया था। क्या कहा गया था, मोहेर। जबकि विश्व प्रसिद्ध जो मोहेर प्राप्त होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है।
अगला देखें, नवजात बछड़े में मिल्क रिप्लेसर कितनी उम्र पर शुरू किया जाता है? मिल्क रिप्लेसर क्या होता है? नवजात बच्चे को आप दूध पिला रहे हो तो उसको क्या करते हैं, 2 सप्ताह पर 10 से 15 दिन में वो दूध पिलाना बंद कर देते हैं और दूध के स्थान पर ऐसा ही कोई मिल्क प्रोडक्ट बनाया जाता है, मिल्क रिप्लेसर जिसको कहा जाता है। ऐसा तरल पदार्थ बनाया जाता है जिसमें दूध जैसे ही पोषक तत्व हो, ताकि उसको दूध नहीं पिलाया जाए और अन्य जो फीड सप्लीमेंट है उसके साथ दिए जाए। तो वह 2 सप्ताह पर शुरू किया जाता है। किस क्रिया के द्वारा वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है? तो निर्जलीकरण तो वो होती है जब दूध में हानिकारक और लाभदायक जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है, तो होता है निर्जलीकरण। समांगीकरण होता है दूध में वसा गोलिकाओं को समान मात्रा में विभाजित करने की क्रिया होती है, समांगीकरण। अवशीतन, बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं तो आपने देखा होगा डीप फ्रीज रखा होता है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको बोलते हैं अवशीतन। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को लंबे समय तक संग्रहित करने की जो क्रिया थी अवशीतन कहलाए। पाश्चुरीकरण, दूध में उपस्थित 99% जीवाणु यानी 99% जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है तथा 1% जीवाणु को रखा जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विधि के द्वारा करने पर दूध का दही नहीं बनता, तो निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के बाद दूध से दही नहीं बनता है, क्योंकि दूध के अंदर के सारे जीवाणु मर गए तो दही बनेगा ही नहीं, क्योंकि दूध के अंदर ही तो जीवाणु पाए जाते हैं जो दही बनने पर लैक्टोबैसिलस का काम करते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद 16 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से दांत जन्म से ही स्थायी होते हैं? देखो, गाय भैंसों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों में से इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर तो पहले आते हैं, दूध वाले दांत, फिर टूट जाते हैं और मोलर दांत अंतिम आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोलर दांत जब भी आता है वो परमानेंट ही आता है, वो आने के बाद टूटता नहीं है। यानी अपना जो लास्ट वाला जो भाग होता है, ये जो दांत होते हैं वो एक बार ही आते हैं, एक बार आ गए तो फिर टूटेंगे नहीं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर मोलर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुमन में अमोनिया और कुल VFA ओलेटाइल फैटी एसिड का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? अब देखो, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अभी जेट के अंदर भी आया था, शायद 2021 में आया था। तो देखो, रुमन में अमोनिया और कुल VFA ओलेटाइल फैटी एसिड का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? बकरी, भैंस, भेड़ और गाय। तो याद रखना, जब भेड़ ऑप्शन में नहीं हो तब तो भैंस मानना है, लेकिन अगर भेड़ ऑप्शन में हो तो इसका आंसर क्या होगा? भेड़ क्या होता है? देखो, इसके अंदर नॉर्मल VFA क्या होता है? ओलेटाइल फैटी एसिड। जब कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स को वेलेटाइल फैटी एसिड के नाम, जब वो अंदर जमा हो जाता है तो VFA का निर्माण होता है। जब फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो VFA का निर्माण होता है, यानी ओलेटाइल फैटी एसिड के। कार्बोहाइड्रेट्स में गड़बड़ी, जैसे मान लो आपने जानवरों को ज्यादा साइलेज खिला दिया। साइलेज किससे बनता है? मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा अनाज वाली फसलें यानी कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत है। अब अगर आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खिलाओगे तो उसका जो VFA होगा उसमें गड़बड़ी होगी या नहीं होगी? अगर VFA में गड़बड़ी हुई है तो फिर दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? तो वो सबसे ज्यादा संकेंद्रण किसमें देखा गया? भेड़ में देखा गया है। अंडोत्सर्ग हेतु कुक्कुट पालन में मादा व नर का अनुपात होता है। कोई भी कुक्कुट पालन आप कर रहे हो, कुक्कुट फार्म है आपका, उसके अंदर अगर आप नर और मादा को रख रहे हो तो उन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो मादा ज्यादा रखेंगे और नर कम रखेंगे, यानी मादा 10 रखेंगे और नर कितने रखेंगे? 1 रखेंगे। उसके बाद पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना क्या कहलाता है? शुष्क काल। क्या कहलाता है? शुष्क काल कहलाता है। पशु चयन की किस विधि में द्वारा कम उम्र में ही मादा पशु का चयन कर लिया जाता है? तो देखो, मैंने आपको कहा था कम उम्र में वंशावली से करोगे। समय किस में लगेगा? संतति में लगेगा। खर्चीली कौन सी होगी? संतति होगी। एक साथ कई पशु का चयन किस में करोगे? व्यक्तिगत में करोगे। सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? गुणांकन विधि होगी। गुणांकन विधि में सबसे ज्यादा अंक किस वाले भाग को दिए जाते हैं? स्तन वाले भाग को। तो ये अपना पहला मॉडल पेपर था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में अपन बात करेंगे।